फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं जिम इंजरी। जिम को किस तरह से आपको परस्यू करना है, अगर उसमें डाइट का मॉडिफिकेशन करना है तो कैसे करना है। स्पेशली आज मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड वीडियो है, इसमें जिम इंजरी के बारे में बात कर रहा हूँ। जिम में जब भी इंजरी होती है वो आपके वजन के कारण से होती है, गलत स्ट्रेच के कारण से होती है, गलत मूवमेंट के कारण से होती है। आपकी बॉडी में किस तरह की मूवमेंट है और क्या करना चाहते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए इस स्टेज में और आप कर रहे हैं। कुछ ऑलरेडी पहले से आपकी कोई डिफॉर्मिटी, कोई टाइटनेस, कोई पुरानी इंजरी तो नहीं है जो जिम में वजन लेने के बाद, वजन के साथ में करने के बाद बढ़ जाती है। साथ साथ में अपने ट्रेनर को आपने बताया कि नहीं अपने बारे में, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, आपको क्या चाहिए, क्या आपको इस जिम में आने का पर्पस क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या मोटिव है, आप अपने शरीर के साथ में किस लेवल तक स्ट्रेच करना चाहते हैं, कितना वजन लेना चाहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप जिम में जाएँ तो अपने ट्रेनर के साथ में सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी डिस्कस हो जानी चाहिए। अब बात आती है इसके बावजूद भी इंजरी होती है तो क्या करें। जिम की सारी के सारी मूवमेंट मैक्सिमम 90% मूवमेंट कंडीशनल होती है। कंडीशन में डाल कर किया जाता है कि आपको एक ख़ास तरह के स्पेस में, जगह में, ख़ास तरह के मशीनों के साथ में एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। आप वहाँ पर ओपन नहीं होते, आप में बॉडी के में मूवमेंट बहुत कम होती है, जो भी मूवमेंट होती है वो आपकी उस मशीन के साथ में फिक्स हो जाती है। इसको कंडीशनल एक्सरसाइजेज बोलते हैं। जब भी इंजरी कोई हो और वो माइल्ड टू मॉडरेट हो या सीवियर हो, आइस का यूज करें, कभी भी हीट ना लगाएं। अगर कोई भी इंजरी हो और अब मालूम चले आपको कि इसमें स्प्रेन स्ट्रेन की जगह पर इसमें मसल्स या मसल फाइबर, लिगामेंट, टेंडन या बोन टूट चुका है, तो आप इमिडिएटली उसको सपोर्ट दें, इमोबलाइज करें बैंडेज लगाएं, इमोबलाइजर लगाएं, आइस का यूज करें उसी समय। और आप फर्दर उसके तुरंत बाद आप नियरेस्ट हॉस्पिटल फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाएं, ताकि ये रूल आउट हो सके कि ये फ्रैक्चर या ये इंजरी या ये जो मसल टॉर्न है ये कितना है, इसकी सिविरिटी कितनी है, ये कितना ये मुश्किल कर सकता है अगर ये डिस्प्लेस्ड हो गया अपने जगह से। तो कभी भी जिम इंजरी में जब भी इंजरी आपको होती है तो इसमें आप हीट ना लें, हीट से बचें, क्योंकि इसके बाद सूजन हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और सूजन आपको फर्दर तकलीफ़ में डालेगा और आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपकी जिम भी बंद हो सकती है। स्प्रेन स्ट्रेन ये मसल्स के दो इंजरी के प्राइमरी स्टेज होते हैं। इसके बाद में आती है कि आपके मसल पुल हो गए। इसके बाद आता है कि जो आपकी लिगामेंट या टेंडन है वो अपने जगह से टूट कर बाहर आ चुके हैं, जिसको ग्रेड 3 स्प्रेन स्ट्रेन बोलते हैं। यहाँ पर इमीडिएट मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। उस समय आप ऑइंटमेंट की जगह पर स्प्रे का यूज करें। स्प्रे बहुत ही क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है और आपको सूजन और पेन से आराम दे देता है। ऐसे केसेस में इमिडिएटली कोई भी मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर तक जाएं, डॉक्टर के पास में जाने के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि आपको मेडिकेशन देनी है या फिर इंजेक्शन देनी है या फिर आपको कोई लोकल ट्रीटमेंट देनी है। जब भी आपको कोई डिस्क से रिलेटेड, स्पेशली मैं बता दूंगा स्पाइन में जो डिस्क का इम्पोर्टेंस ये है कि उसकी इंजरी होने के बाद आपके नर्व दब जाते हैं। उसके बाद नर्व दबने के बाद आप नहीं चल सकते, पावर ख़त्म हो जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप उस समय फर्स्ट एड लेने के बजाय आप सीधा हॉस्पिटल जाने की कोशिश करें, या फिर अगर वहाँ पर अवेलेबल है डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, उनको तुरंत बुलाएं और उनको सबसे पहले देखने के लिए बोलें कि ये किस कारण से हुआ है। क्या ये छोटा मोटा दबाव है या फिर आपका ऑलरेडी रप्चर हो चुका है उस समय, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट एड देने की तुरंत से कोशिश की कुछ भी, तो उसमें आपके आर्टरी, वेन्स सप्लाई, ब्लड सप्लाई तक की दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है, जो किसी भी जिम वाले के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि फर्स्ट एड देने का भी कुछ तरीके हैं और वो उसकी एक लिमिटेशन है। जब भी कोई हार्ड टिश्यू या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जब होती है और वो उसकी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर फर्स्ट एड देने का तरीका भी अलग अलग होता है। इमोबलाइजेशन सबसे पहला तरीका होता है कि आप आइस कोल्ड या स्प्रे देने से पहले उसको इमोबलाइज करें। जैसे सर्वाइकल इंजरी आपकी हो गई, गर्दन में कोई बोन फ्रैक्चर हो गया या डिस्क दब गई, आपकी सांस की तकलीफ़ आ रही है, आपको बार बार चक्कर आ रहा है,
तो इसमें फर्स्ट एड सबसे पहले ये होता है कि आप सबसे पहले नेक को इमोबलाइज कर दें, नेक में हार्ड कॉलर लगाएं या फिर कुछ ऐसा चीज़ लगाएं जिससे आपकी गर्दन की मूवमेंट बंद हो जाए। इसी तरह से लोअर बैक में अगर आप कुछ जब वजन उठा रहे हैं और आपका जो डिस्क है वो बल्ज होकर बाहर आ गया और आपके नसों को दबा दिया इसने, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, कमर की बेल्ट लें और लगाएं और आप बैठें या खड़े ना हों, सीधा लेटे रहें और आप हॉस्पिटल तक पहुँचें। अगर आपका हाथ पैर कमर से नीचे का हिस्सा चलना बंद हो गया है तो, क्योंकि इसमें फर्स्ट एड लेने के बाद कुछ भी ऐसा करेंगे जिसमें मूवमेंट हो जाएगी तो ये फर्दर इंजरी में चला जाएगा और इंजरी हो सकता है। इसी तरह से अगर चेस्ट वाले एरिया में कोई ऐसी इंजरी होती है, लाइक रिब्स फ्रैक्चर होता है आपका, तो रिब्स फ्रैक्चर में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करें, क्योंकि अगर वो रिब्स टूट करके बाहर आया तो ठीक है, अगर अंदर चला गया तो आपके लंग्स में चला जाएगा और आपके लंग्स में जो प्लूरल कैविटी है और उसमें एक नेगेटिव प्रेशर होता है, अगर वो नेगेटिव प्रेशर ख़त्म हो गया तो आप सांस भी नहीं ले पाएंगे, आप ऑक्सीजन आपका डिफ्यूज होकर के आपके लंग्स में और लंग्स से फिर ब्लड में नहीं जाएगा। तो जब भी ऐसा लगे कि रिब फ्रैक्चर है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करें, सपोर्ट दें, कुछ ऐसा चीज़ जो चिपक सकता है, जो एडहेसिव हो, उसको उस फ्रैक्चर वाले पॉइंट पर चिपका दें आराम से और हॉस्पिटल तक पहुँचें और वहाँ पर जाकर के आप MRI स्कैन, CT स्कैन, एक्सरे जो भी करना है डॉक्टर आपको करेगा और वो देखेगा कि आपका फ्रैक्चर पॉइंट किस एरिया में है और इससे आपकी क्या क्या इंजरी हो सकती है। सेम जो फ्रैक्चर के जो प्रोटोकॉल हैं लेग्स में, थाई में, आपके हैंड में, ये सब जगह पर चलता है, जहाँ पर कि आपके अगर बोन फ्रैक्चर होते हैं तो इसका ध्यान रखें कि वो आपके आर्टरी वेन्स और नर्व तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर जब भी बोन फ्रैक्चर होता है ना तो उसके बहुत ही शार्प एज बन जाते हैं जो आर्टरी वेन्स को डैमेज कर सकता है, डैमेज कर देता है, जिससे ब्लड लॉस होती है और वो ब्लड लॉस लिथल भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को ख्याल रखें। ये सब चीज़ें जिम में हो सकती है, क्योंकि जिम में काफ़ी ज़्यादा वजन उठाते हैं, आपने वजन उठाया वो आपके ऊपर में आ गया, आपके ऊपर में गिर गया, फ्रैक्चर होती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। तो इन चीज़ों को ख्याल रखेंगे। जब भी आप जिम जाएं तो अपने साथ में कुछ फर्स्ट एड किट जरूर लेकर जाया करें, जिससे आपका ब्लड रुक सकता है, जो सैनिटाइज कर सकते हैं, या जिम में होता भी है, कॉमनली तो अच्छे जिम में तो होता ही है, लेकिन अवेलेबल है या नहीं है ज़रूर चेक करें। जिम करते समय जो सपोर्ट का सिस्टम है, जैसे रिस्ट बैंड, एल्बो सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट, कमर की बेल्ट, लोअर कॉर्सेट बेल्ट जो यूज करते हैं हम वज़न उठाने के लिए, इसके बिना वज़न ना उठाएं या एक्सरसाइज ना करें। अगर आपका बहुत थोड़ा सा भी पेन है और वो पेन लगता है कि वज़न उठाने के बाद से बढ़ जाती है, तो आप इन चीज़ों को लगा करके वज़न को उठाएं। कभी कभार क्या है, किसी और को बोलने से या फिर आप खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं कि चलो आज बिना बेल्ट के ही वज़न उठाता हूँ, ये गलत है। आप ऐसा ना करें। वज़न अगर उठाना है तो आप पूरे के पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के उठाएं। और अगर इंजरी हो जाती है तो बताया मैंने कि आपको किस तरह से फर्स्ट एड लेना है, और कभी कभार फर्स्ट एड को अवॉइड करें। अगर इंजरी ज़्यादा है तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुँचने की कोशिश करें, स्पेशली सर्वाइकल इंजरी में, जहाँ पर आपको सांस की अगर तकलीफ़ आ रही है या कुछ ऐसी इंजरी हो गई जहाँ पर आपके सुनपन ज़्यादा हो रहा है या फिर पता चलना बंद हो गया, नर्व की सेंसेशन नहीं है, तो आप सीधा का सीधा रश करें अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में। कुछ स्प्रे ऐसे हैं जिसको अपने साथ में कैरी करना चाहिए जिम वालों को, जो इंस्टेंट रिलीफ देता हो। जिम वालों को बहुत ही कॉमन है शोल्डर इंजरी, शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, टेंडनाइटिस, रिस्ट इंजरी, एल्बो इंजरी, गोल्फर एंड टेनिस एल्बो बहुत ही कॉमन है। लोअर बैक में स्ट्रेन, बल्ज की प्रॉब्लम, रेडिएटिंग पेन, एसआई जॉइंट की डिसफंक्शन, जिसमें कमर के नीचे में दो जॉइंट होते हैं जिसको एसआई जॉइंट, सैक्रोइलिक जॉइंट बोलते हैं, वो कभी कभार प्लस माइनस अप एंड डाउन हो जाता है, तो लोग कैरोप्रैक्टर के पास ले जाते हैं, वो झटके से उसको ठीक करता है। ऐसे नहीं ठीक होता, वो एक बार ठीक तो कर देगा, लेकिन आप फिर से उसको यूज करोगे तो फिर से वो टिल्ट हो जाएगा आपका पेल्विस। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको पहले लर्न करें और मसल इक्विलिब्रियम को ध्यान में रखें, मसल्स को ठीक करने की कोशिश करें और जो इंजरी है उसको भी ठीक करने की कोशिश करें। आइस का यूज करें। फिजियोथेरेपी में इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है, शॉर्ट वेव डायथेरेपी, माइक्रोवेव डायथेरेपी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, लेजर थेरेपी। आप कभी कभार कपिंग भी करा सकते हैं अगर आपकी कोई एक्टिव इंजरी नहीं है तो। सर्वाइकल के भी ऐसे इस तरह से ट्रीटमेंट होती है। शोल्डर में स्कैपुला से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, क्योंकि जब
आप वेट ट्रेनिंग करते हैं अपर लिम्स के लिए, तो आपकी जो मूवमेंट होती है ना वो स्कैपुला को काफ़ी ज़्यादा मूव करवाता है, और जो ट्रेनर होता है उसका फोकस भी स्कैपुला पर, शोल्डर गर्डल वाले एरिया पर ज़्यादा होता है। तो जैसे शोल्डर ब्लेड सिंड्रोम, शोल्डर ब्लेड का पेन, अपर ट्रेपीजियस का पेन, स्कैपुला के अपर पार्ट में पेन, अपर ट्रेपीजियस नेक में ज़्यादा पेन होता है, तो इसको कैसे रिलीव करेंगे। इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें आइस का यूज सबसे पहले तो करते हैं। अल्ट्रासोनिक बहुत ही क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है और बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट आता है अल्ट्रासोनिक थेरेपी से। लेजर थेरेपी का यूज होता है, टेपिंग कर सकते हैं, अगर कोई मसल टोर्न है, कोई मसल्स माइल्ड टू मॉडरेट इंजरी में है तो उस पर टेपिंग कर सकते हैं, जिससे उसकी इंजरी बार बार नहीं होती। शोल्डर जो सिंड्रोम है, पेन सिंड्रोम है, इसमें बहुत सारे शोल्डर से रिलेटेड इंजरी होती है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रोटेटर कफ इंजरी, कि आपने शोल्डर को गलत डायरेक्शन में, गलत मूवमेंट में यूज किया तो शोल्डर में जितने भी उसके मसल्स हैं, अंदर के मसल्स हैं, जिसमें 4 मसल्स होते हैं, वो किसी न किसी तरह से इंजरी में चले जाते हैं। जैसे बाइसेप टेंडेनाइटिस बहुत ही कॉमन है, जो बाइसेप्स के एक्सरसाइज करते हैं। ट्राइसेप्स के टेंडेनाइटिस के एल्बो के पास में होता है, बहुत ही कॉमन है जिम इंजरी में। इसको लंबा ना करें, इसका बहुत ही टू दी पॉइंट ट्रीटमेंट है। फिजियोथेरेपी में जाएं, अल्ट्रासोनिक करवाएं, 2 से 3 दिन इतना ही में ठीक हो जाता है, अगर आपका बहुत क्रोनिक केस नहीं है तो। लोअर बैक में इसी तरह से होती है सारी ट्रीटमेंट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, अपर लिम्स के सारे बता दिए। लोअर लिम्स में आ जाएं तो आपकी हिप इंजरी बहुत ही अनकॉमन है, जिम में नहीं होती, लेकिन अगर किसी को हिप की इंजरी है और साइड वाइज साइड पेन है या ग्लूटियल पेन है, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है जो बहुत ही कॉमन है लोअर बैक में और जिम वाले इंजरी में, तो उसका एमएफआर करवाएं, अल्ट्रासोनिक करवाएं, रिलीज करवाएं। क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग जिम वाले जो इंडिविजुअल हैं उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो नी की भी प्रॉब्लम उनको नहीं होती। हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग जो है ना वो लोग ओवर स्ट्रेच करते हैं। क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग में पावर का बड़ा रेशियो है, और वो पावर, जैसे अगर हैमस्ट्रिंग में सपोज की पावर 100% है तो आप क्वाड्रिसेप्स में जो पावर भी जो है ना वो 100% के आसपास में होनी चाहिए। अगर क्वाड्रिसेप्स में 100% है तो हैमस्ट्रिंग में आप 60-70% से ज़्यादा कम नहीं कर सकते। दोनों का पावर का रेशियो बना कर रखें, और क्वाड्रिसेप्स पर तो बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, हैमस्ट्रिंग पर बहुत कम काम करते हैं। इसलिए जिम में या फिर जिनको अपने लोअर बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम या नी से रिलेटेड प्रॉब्लम को कम करना है, वो अपने हैमस्ट्रिंग पर भी अच्छा काम करें, उनकी भी स्ट्रेंथनिंग को अच्छे करें। गैस्ट्रोसोलियस, एंकल स्प्रेन बहुत ही कॉमन है आज के समय में, जिम में बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन जब भी एंकल स्प्रेन हो तो आप एंकल सपोर्ट का यूज करें, और उसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के एंकल सपोर्ट आते हैं। उसमें जो रबर बैंड जैसी जो होती है उसका सबसे ज़्यादा यूज करें, ताकि वो पूरी तरह से आपके एंकल को बंद ना करे। और फुट पेन हो, अगर आपकी फ्लैट फीट है तो उसके ट्रीटमेंट हैं। कॉन्ट्रास्ट बाथ करें, बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हीट एंड कोल्ड का यूज होता है। 1 मिनट हीट, 1 मिनट कोल्ड, हीट या कोल्ड दोनों से कहीं से स्टार्ट करें, लेकिन जब भी कॉन्ट्रास्ट बाथ इंड करें, कम से कम 10 बार रिपीट किया जाता है, तो आप हमेशा कोल्ड से ही उसको इंड करें, हीट से कभी भी ख़त्म ना करें। इंड जब भी करना है सेशन तो कोल्ड से करें, इसका ख्याल रखें। साथ में मैं एक बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिसका यूज कर सकते हैं, और जिम में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर का थ्योरी अपनाएं, कि किसी चीज़ को प्रिवेंट ही करें। क्योर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी आने से पहले उसका आप सोल्यूशन निकालें या फिर ध्यान में रखें। सो होपफुली ये सारे जो जिम इंजरी होते हैं ये आपको समझ में आया होगा। कुछ और भी चीज़ें मेरे से मिस हो गई होगी, उसका भी ख्याल रखें, और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।